बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको आज का दिन यानी जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। तो चलिए जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और मैं अकेले तो नहीं कर सकती, तो हरमीत पाजी को भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। अच्छा, आजकल ना सोलो फ्लाइट के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, चाहे वो हमारा मॉर्निंग शो हो या XYZ कोई प्रोग्राम हो या हमारे होने वाले इंतखाबात हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई निगोसिएशन, कोई सीट एडजस्टमेंट, कोई जल्द से जुलूस कर रहा है। हाँ, अब जाके मुझे लगना शुरू हुआ है कि हाँ जी माहौल बनना शुरू हो गया है इलेक्शन का, और जल्द से जुलूस जो है वो किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की अगर बात की जाए तो वो खुद बजाते खुद क़यादत कर रहे हैं बहुत सारे जलसों की। नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ भी एक्टिव हैं, मरीम नवाज को भी हम देख रहे हैं, और सबसे पहले जिन्होंने कैंपेन शुरू की है वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। अगर कल की बात की जाए, खुशदार में उन्होंने जलसे से खिताब किया, और नवाज शरीफ भी कल सवात में ही मौजूद थे। तो ये जो स्पीच है वो ऑन एंड ऑफ में नजर आ रही है राइट लेफ्ट से। लेकिन अगर कैंपेन या बज़ाहिर देखने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो अभी स्लिपिंग मूड पर ही हमें ये पार्टी दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन एक एक्टिवेशन जो कि अभी नजर आई है इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले, यानी 5 फरवरी को एक बार फिर से इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, ये कैलकुलेशन जो है वो हम भी करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि आगाज़ हमेशा हम सियासत से करते हैं। और एक और अहम बात ये कि आपको पता है मंडे से ऑनवर्ड बस चंद दिन ही रह गए हैं। आज जुम्मे का दिन है, तो मेरे ख्याल से उम्मीद अगले हफ्ते ठीक इसी दिन हम ये कह रहे होंगे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इस हल्के का ये नतीजा है, उस हल्के का ये नतीजा है। तो ये प्रैक्टिस जो है वो पूरा हफ्ता हमने आपके साथ करनी है। सो स्टे ट्यून गाइस विद अस। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और चूँकि हमने सियासत पर ही बात की है तो एक एनालिस्ट हैं, उनको अपने साथ लेते हैं जो कि इलेक्शन एक्सपर्ट हैं और अच्छी कैलकुलेशन है उनकी। माजिद निज़ामी साहब की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने प्रोग्राम के आगाज़ में हमें ज्वाइन किया है। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम सोहा साहिबा और परमीत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, इससे आगाज़ कर लेते हैं कि ठीक 2 दिन पहले एक सबसे बड़ी गलती जो कि आपके सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, वो थी इंट्रा पार्टी इंतखाबात गलत तरीके से कराना, और वही उनके गले का फंदा बना रहा अब तक। तो अब जो है वो 2 दिन पहले 5 फरवरी को दोबारा से इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो सकता है PTI को? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ इस वक्त अब ये प्लानिंग कर रही है कि इलेक्शन डे तक की जो भी सूरत हाल थी, उसके ऊपर जो वर्किंग होना सकती थी या जो काम किया जा सकता था, अब उसमें कोई बेहतरी मुमकिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन डे के बाद के नताइज के बाद बनने वाले एक सियासी और इंतखाबी मंजरनामे की तैयारी के लिए तहरीक इंसाफ ने इस चीज को सामने रखा है। उसकी वजह यह है कि हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस करते रहे कि जो लोग तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं लेकिन उनके पास बैट का निशान नहीं है, इलेक्शन सिंबल नहीं है, वो आजाद हैसियत में जब असम्बली में पहुंचेंगे तो वहां पर उनके लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसी कौन सी लीगल प्रोटेक्शन होगी जिसको वो यूज करते हुए तहरीक इंसाफ में ही रह सकते हैं, या कम अज कम उनके पास ऐसे कौन से कानूनी रास्ते होंगे कि जिनकी वजह से वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर ना जाएं। ये एक मसला इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए है, क्योंकि हमने एक काफी डिस्कशन देखी कि जो लोग आजाद उम्मीदवार होंगे और वो विद इन 3 डेज अगर किसी पार्टी और को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ऊपर कोई कानूनी मसला नहीं होगा। तो इसलिए तहरीक इंसाफ उसकी पेशबंदी कर रही है कि इन केस अगर हमारे कुछ लोग असम्बली तक पहुंच जाते हैं तो उनको पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर ही महदूद किया जाए, ताकि वो एक दफा फिर वफादारियां बदलना या लोटे बनने का जो मामला है वो ना हो। माजिद निजामी साहब, एक और चीज, इस वक्त जो ज्यादातर फोकस, एक तो इंटर पार्टी इलेक्शन है, दूसरा इलेक्शन सर पे है। सोहा ने बात की कि कैंपेन सारी जमातें कर रही हैं। ये कैंपेन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ भी बड़े भरपूर तरीके से कर रही है, लेकिन हम मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा है। सोशल मीडिया पे सारी चीजें नजर आ रही हैं। माजिद निजामी साहब, एक और चीज, इस वक्त जो सिचुएशन है, खासकर बनी गालक के हवाले से अगर हम बात करें, बुशरा बेगम को वहां पे सब जेल बना के उनको कैद कर लिया गया, पूरी की पूरी फोर्स जो है पूरी बनी गालक को उसने घेर रखा हुआ है। क्यों ऐसा किया गया है, क्या वजह है? आपको इसके पीछे क्या, कौन सी लॉजिक, क्या नवाज शरीफ साहब को, नून लीग को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि एक बयानिया जो उनके पास नहीं था अब वो बिल्ट हो रहा है? जी मेरी राय में तो ऐसे लग रहा है
कि अगर हम इसको कानूनी और अखलाकी हवाले से देखें तो मुझे तो लगता है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। ऐसे हो जाना चाहिए था और हमें सियासत के अंदर से अपने कुछ लाइंस को ड्रॉ करना चाहिए। ये जो हमने देखा कि गुज़िश्ता 10 साल से एक सिलसिला चल रहा है कि जिसके अंदर खानदानों को लपेट लिया जाता है। इमरान खान दौर में हमने देखा कि जहांगीर तरीन की बेटियों पे, उनकी बेगम पे मुकदमात हुए। उससे पहले हमने देखा कि नून लीग के दौर में इस तरह के मसाइल रहे। अब ये इमरान खान के अहले खाना इस हवाले से मुश्किल का शिकार है। सो सियासतदानों को कोई लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए कि वो इस पॉलिटिक्स के अंदर से फैमिलीज को निकाल दें। तो इसलिए मेरी राय में तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका एक सियासी बयानिया भी बन रहा है। वो सियासी बयानिया ये बन रहा है कि कुछ हल्के ये तासुर देना चाह रहे हैं कि इमरान खान और उनके हवाले से अभी भी कहीं ना कहीं कोई हमदर्दियां मौजूद हैं और उनके जो लाडलेपन का स्टेटस है वो खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए भी एक काउंटर नैरेटिव इस अकदाम के बाद एक काउंटर नैरेटिव बनाने में भी मदद मिल रही है कि अगर वो जेल में नहीं है, वो बनी गाला में है, तो ये कैद तो कोई नहीं हुई और इस हवाले से उन्हें जेल में जाना चाहिए था। अगर वो जेल में नहीं गए तो इसका मतलब है कोई मामला चल रहा है, कोई पर्देदारी है, हो सकता है कोई लाडलेपन के स्टेटस में कोई तब्दीली आ रही हो। सो ये वो एक काउंटर नैरेटिव है जो इस वक्त सियासी हलकों में बनाया जा रहा है। अच्छा मारी साहब, इस बात पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि कल तक ये बात की जा रही थी, इवन दो कि हमने अपने प्रोग्राम में ही बात की कि हो सकता है कि इंतखाबात जो है वो KP के और बलूचिस्तान में थोड़े डिस्टर्ब हो जाए, वहाँ सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है। लेकिन कल ये एम्बिग्विटी जो है वो इजलास में क्लियर कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमीशन मौजूद थे, हसासदारों के हुकाम मौजूद थे, IGs मौजूद थे, सेक्रेटरीज़ को हमने देखा। KP के और बलूचिस्तान में क्लैरिटी दी गई है। आप क्या देखते हैं कि सारी सूरत हाल में अब किस तरह से मज़ीद इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हालात वहाँ पर ख़राब से ख़राब तर भी होते चले जा रहे हैं, जो देखने में आ रहा है, ब्लास्ट हो रहे हैं, दस्ती बम जो है वो फेंके जा रहे हैं। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि हम जब बात करते हैं शफाफ और मुनसिफाना, आज़ादाना इंतखाबात, इन तीनों चीज़ों को किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा? असल में इससे पहले हमारे पास 2013 में भी इससे खासी मुश्किल सूरत हाल थी और उस वक्त कई पार्टीज को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद जमहूरी प्रोसेस को मेरा ख्याल है जारी रखना चाहिए। कल इलेक्शन कमीशन के इजलास के अंदर भी जो फैसला हुआ है मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि इससे जो एक इंतखाबी फजा है या एक कलेक्टिव मजमूई सियासी सूरत हाल है उस पर खासा नुकसान होता है। और इसलिए मेरी राय में जब हम इसको एक कलेक्टिव पिक्चर में देखते हैं तो 272 हलकों में करोड़ों वोटर्स हैं। सो उनको मेरा ख्याल है ये हक हासिल होना चाहिए और सिक्योरिटी इदारों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा हिफाजती इक़दाम करें ताकि लोग बिला खौफ खतर पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट डाल माजिद निजामी साहब, एक और चीज जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हम बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से ताबड़तोड़ हमले तो देख रहे हैं नून लीग की जानिब से, लेकिन नून लीग की जानिब से वार्निंग तो दी जाती है। जो उनके लीडर्स हैं उनकी जानिब से आज भी तहरीक इंसाफ को ही टारगेट पे रखा गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ ज्यादा इस तरह खुल के गुफ्तगू नहीं की जाती है। इसकी क्या वजूहात है और इस वक्त आपको क्या लगता है कि जो इस्तेहकाम पार्टी है उसका कितना बड़ा रोल हो सकता है इस इलेक्शन में? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन कैंपेन तो मेरे ख्याल में बाकी तमाम सियासी रहनुमाओं से बेहतर है। वो मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, उनके अंदर इस तरह से कोई नजरियाती मामलात नहीं है जिनके ऊपर हम सवालिया निशान उठा सकें। ये बात दुरुस्त है कि वो मुस्लिम लीग नून को सियासी निशाने पे रखे हुए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि पंजाब के अंदर जो एंटी PMLN वोट है उसको वो इस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए उनका ये एक मामला है। लेकिन इसके साथ जो बाकी वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो बाकी सियासतदानों से खासी बेहतर हैं। तो इसके साथ साथ जहां तक उनकी सियासत का मामला है तो शायद वो पंजाब के अंदर कोई इतना बड़ा रिजल्ट तो ना लेके आ सके, लेकिन वो अपनी पार्टी को जरूर मुतहर्रिक करेंगे। इसके अलावा आपने हरमीत साहब ने सवाल किया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का रोल क्या होगा। सो बेसिकली वो इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट में है और सीट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने उस पार्टी को या उस पार्टी के सरबराहान को तस्लीम कर लिया है और आप उनका वोट लेकर आना चाहते हैं। कई ऐसे भी हल्के हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आपस में भी मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वो हल्के कम हैं। सो मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरह हमने देखा कि 2018 में पंजाब असेंबली के अंदर ऐसी
सूरत हाल बन गई थी कि जिसमें मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत थी, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ में आजाद उम्मीदवार शामिल हुए और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई गई। तो अब हमने फिर देखा कि उसके बाद चौधरी परवेज लाई जब वज़ीर आला पंजाब बने, उनके पास भी 10-12 MPs थे। अगर नंबर गेम इस तरह से पंजाब असम्बली में या कौमी असम्बली में आ जाती है कि जिसमें छोटे ग्रुप्स की अहमियत बढ़ जाएगी, तो फिर मुझे लगता है कि इस नाकाम पाकिस्तान पार्टी को फायदा हो सकता है। अदरवाइज तो वो अपनी कुछ ना कुछ सीट्स लेके आ जाएंगे और शायद उनको एक आध वजारत भी मिल जाएगी। इससे ज्यादा उनका रोल मैं भाई साहब, आपकी कैलकुलेशन और बीइंग एन इलेक्शन एक्सपर्ट जो आप कह रहे हैं वो किसी हद तक बजा भी है, लेकिन अगर आप इस चीज़ पर रोशनी डालें और इस चीज़ को देखें कि एक आम आदमी का कंसर्न क्या है, चलिए लेट्स सपोज मेरा कंसर्न क्या है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इंतखाबात में, मैं जो वोट दूँ और मैं जिसको दूँ वो उस तक पहुँचना चाहिए। और जो इजलास कल हुआ उसके मुताबिक गैर रस्मी गुफ्तगू जब इलेक्शन कमिश्नर ने की, चीफ इलेक्शन कमीशन ने की आम पब्लिक से और सहाफ़ियों से, तो उनका कहना ये था कि इंतखाबात के दिन, पोलिंग के दिन ख़ास तौर पर इंटरनेट बंद होगा नहीं होगा, इस तरह की जो बातें चल रही हैं उसके बारे में भी कोई फैसला नहीं किया गया। अगर बंद हो भी जाता है तो EMS हमारा जो ऑफलाइन सिस्टम है वो काम करेगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, इससे पहले कंसर्न हरमीत और मैंने ये भी शो किया था, बल्कि हमने बात भी की थी इस बारे में कि चाचा भतीजा जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं सुपरिटेंडेंट में और आपकी आम पब्लिक में। तो ये आप क्या समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा के इंतखाबात हमें नज़र आ रहा है कि कॉन्ट्रोवर्शियल हमेशा की तरह हो जाते हैं इंतखाबात के बाद। जी, ये बात दुरुस्त है कि इन इलेक्शंस की शफाफियत पर खासे संजीदा सवालिया निशानात हैं और मेरे ख्याल में अब इस मॉडर्न डे वर्ल्ड के अंदर हमें इन चीजों से बचना चाहिए कि जिसके अंदर हम कोई रवायती हथकंडे अपनाएं, इंटरनेट बंद कर दें, में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक मामला है इलेक्शन की शफाफियत का, इसमें जहां पे हमें कुछ शिकायत नजर आ रही है, उसके साथ साथ अवाम की भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि मुबस्सिरीन ये तबसरा जरूर कर रहे हैं कि वोटर टर्न आउट ये तय करेगा कि कौन सी जमात जीतती है। अमूमन पाकिस्तान के अंदर 45 to 50%, 52-53% पे टर्न आउट जाता है, लेकिन अगर अवाम की पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, 55% से ऊपर चली जाती है, 60% तक चली जाती है, तो फिर रिजल्ट्स चेंज होने का बहुत बड़ा इम्कान है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए धांधली भी किसी हद तक की जा सकती है, 5-7 हजार वोट आगे पीछे किए जा सकते हैं, रिजेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जब मार्जिन बढ़ जाए तो फिर धांधली करने वाले भी बेबस हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में 8 फरवरी को अगर आवाम ये चाहती है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाएं, तो उन्हें अपना वोटर टर्न आउट बढ़ाना होगा, ताकि अगर किसी के जहन में कोई मनफी मंसूबा है तो वो भी नाकाम। और ये भी इवन दो कि अवाम के हाथ में ही है। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अवामी मैंडेट सामने लाने के लिए इंतखाबात का साफ और शफाफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि इस टर्न आउट को बढ़ाने के लिए अपने घरों से बाहर ज़रूर निकले। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। एक ब्रेक, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, अच्छा मौसम किसको अच्छा नहीं लगता? आपका अच्छा खासा मूड ख़राब हो तब भी अच्छा मौसम आपका जो बेसिकली मूड है वो बड़ा अच्छा कर देता है, लेकिन मसला तब होता है जब अच्छे खासे मौसम में आप हो जाए स्टक। बर्फ़बारी की अगर बात करें, कितना फैसिनेटिंग लगता है। सारे टूरिस्ट लाहौर से, पंजाब से, इस्लामाबाद से रुक करते हैं मरी का, क्योंकि आज बहुत लंबे अरसे बाद इस दफ़ा तो ख़ास तौर पे देखा गया कि बर्फ़बारी हो ही नहीं रही थी, मौसम बदल ही नहीं रहा था। फाइनली जब बदला तो अब वहाँ पर जो निज़ाम मौजूद है, जो मैनेजमेंट है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, हमेशा ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ, हर साल ही होता है कि इतनी बर्फ़बारी होती है और हमें पता होता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि भी मौसम ऐसा ही होगा और इसको हमने कंट्रोल भी करना है। साथ साथ अगर बर्फ़बारी है, साफ़ सफाई भी करनी है, कंटेनर्स वहाँ मौजूद होने चाहिए, क्रेन्स मौजूद होनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है कि मौसम को एंजॉय करने के लिए जब बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर गए, टूरिस्ट ने वहाँ का रुख किया, तो देखा यह गया कि इस वक्त टूरिस्ट वहाँ पर स्टक हैं, क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा, सिस्टम चल नहीं रहा। और इस वजह से जहाँ पर हम देखते हैं दीगर ममालिक इसको एंजॉय करते हैं मौसम को, जनाब हम फंस गए हैं और वहाँ पर टूरिस्ट हैं वही बड़े मसाइल है। आपको याद होगा कि इस हवाले से जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा था कि हमने बड़ी पार्किंग और सारे ऐलानात हुए, डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मामलात हुए। उस वक्त के जो कमिश्नर थे सबको जो है मुअत्तल भी कुछ हुए और कुछ जो है उनको दूसरी जगह उनके तबादले भी हुए, बड़े सख्त किस्म के एक्शन लिए गए। और क्योंकि उसी दिन मॉर्निंग शो के लिए मैंने सेगमेंट रिकॉर्ड कराना था, तो मैं तो
तो जिंदगी मेरी थी तो मैं वापस आ गया, और वो कल जब सुबह हुई तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा वाकया रुनुमा हुआ जिस पर हम आज भी उसको अगर याद करें तो इंतहाई बहुत बुरा और बड़ा सानहा था जिसने कई लोगों की जानें ली। अब मसला ये है कि आज भी हम सुधरे नहीं हैं। आप मरी में जाएं, एक तो मरी के मामला यह है कि वहां पे जिस तरह बाइकआउट का ट्रेंड पहले से चला था, अभी भी आप वहां पे जाएं तो वही सिचुएशन है कि फिर वही माफिया दोबारा एक्टिव हो चुका है। और एक तो सयाहों के साथ, इससे पहले इटली के सयाहों के साथ हमने क्या किया, लोकल सयाह तो बेचारे आदी हो चुके इन सारी चीजों के हवाले से। तो कल कुछ ऐसी वीडियोज आई जिसको देख के तकलीफ हुई कि मरी में इससे पहले बाइकआउट हुआ तो नुकसान वहां के मुकामी लोगों को हुआ, ताजिरों को हुआ, लेकिन आज भी वो ताजिर वहां के सुधरे नहीं हुए हैं। और आज जिस तरीके से ये वीडियो आई, इसके बाद दीगर वीडियोज आई हैं जिसमें फिर शिकायत का अंबार है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो बड़े बड़े बूट पहन के शहबाज शरीफ, छोटे जूनियर शहबाज शरीफ बनने की कोशिश करते हैं, उसको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए था कि बर्फबारी हुई है, बारिश हो रही है, क्या होगा, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो तो निकल पड़ती है। उनको मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग बैठे हैं उनकी ख्वाहिश होती कि वैसे तो एंटरटेनमेंट के हवाले से इस मुल्क में कुछ है नहीं, बस खुद ही अपने आप को एंटरटेन करना है तो निकलना है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये इस किस्म की सहूलियात नहीं दे सकते तो फिर आपका फायदा क्या है। और मरी का एक्सप्रेस वे अगर मैं बात करूं, इतना मुश्किल नहीं है। अगर इस पे कुछ ही घंटों के लिए चीजें, थोड़ा बहुत काम अगर हो तो ये सब कुछ क्लियर हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया उसी तरह एक्टिव है, क्योंकि इंतजामिया कहीं और मसरूफ हमें नजर आती है। जिनका अपना काम था वहां पे काम करने है, वो किसी और जगह ज्यादा हमें मसरूफ अमल नजर आती है, जिसकी वजह से आम आदमी को बहुत बड़ा धचका भी पहुंचे, नुकसान भी हो। जो ताजिर जो है उनको भी बड़ा धचका है कारोबारी लिहाज से। तो मेरे ख्याल में माजी से कुछ सीखा नहीं जाता और माजी से आगे बढ़ने की हम कोशिश नहीं करते। बार बार हर साल वही चीज होती है। और सबसे अहम बात, हम तो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो इस चीज का इतना फायदा उठाते हैं। तो टूरिस्ट बड़ी तादाद में वहाँ पे आ रहे हैं। आप ही देखिए कि आपका ही इस वक्त ज़र मुबादला बढ़ रहा है। अगर दीगर ममालिक से लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं या मुख्तलिफ शहरों से मरी का, गलियात का, नथिया गली का रुख कर रहे हैं, तो देखिए वहाँ पर लोगों का रोज़गार चल रहा है। तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए सबको ही। बट ऑल दो हम हमेशा बात करते हैं तो वेकअप कॉल हम तो दे सकते हैं, अगर हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स ले लें तो हम मेरे ख्याल से इस एक चीज़ से, टूरिज़्म से बहुत अच्छा एक्सपेंस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ऑल दो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हमने जब मौसम की बात करनी है तो चले मरी की बात हमने कर ली, अब हम आपको कराची भी लेके जाएंगे और लाहौर के मौसम का हाल भी बताएंगे और इस्लामाबाद के मौसम का हाल तो आपको पता है हरमीत पाजी हमें वैसे ही बता देते हैं आते साथ ही। तो अब हम पहले आपको कराची लेके चलते हैं। कराची से जो है वो मुजम्मिल फ़िरोज़ी हमारे साथ होंगे और दी वन एंड ओनली नताशा रहमान लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगी, बताएंगी मौसम कैसा है और आज हमें वो नाश्ता कहाँ से करवा रही हैं या उन्होंने भी खुद नाश्ता किया या नहीं किया, क्योंकि आजकल इलेक्शन है ना तो काम बहुत ज़्यादा है हम सबको, तो हम सब आधे साथ ही जुड़ जाते हैं काम पे। तो हम पहले नताशा की तरफ चलते हैं, उससे हेलो हाय कर लेते हैं, फिर कराची चलेंगे। हेलो नताशा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हरमीत एंड सोहा, उम्मीद करती हूँ आप दोनों बिल्कुल ठीक होंगे और अपने काम को एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है कि इस मौसम में अच्छा अगर हम एंजॉय ना करें। मेरी बात सुने, नताशा भी मेरी और हरमीत की तरह है, बस चाबी दे दो, बोलती रहती है। नताशा ने बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन नताशा आपसे डिटेल हमने मौसम का हाल पूछना है, अभी थोड़ी सी ब्रेक लगाएं क्योंकि हमने कराची जाना है और आपसे हमने नताशा आज नाश्ता जरूर करना है। तो पहले कराची चलते हैं जनाब। मुजम्मिल फ़िरोज़ी जो कि मुझे अभी पहले दिखाया था, मेरी टीम ने ब्लू कलर का कोट पहन के हम ब्लू विदाउट यू वाली फील दे रहे हैं और कराची में कहाँ मौजूद है उनसे जान लेते हैं और मौसम का हाल जरा उनसे भी सुन लेते हैं। जी मुजम्मिल, कहाँ हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी हरमीत और सुहा वेरी गुड मॉर्निंग। और हम 2 दिन से सुन रहे थे कि लाहौर का मौसम बहुत ठंडा है और इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, तो मैं आज आपको बताऊं कि शहर कराची में भी बादल जो हैं वो रहम खा गए हैं और आज सुबह से शहर कराची में बादल बरस रहे हैं। पूरे कराची में कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है और जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। आज जब सुबह ऑफिस आ रहे थे तो उस पर मौसम इंतहाई सुहाना और दिलफरेब था और हम आपको इस पर रिपोर्ट करें, इस पर सेंटीग्रेड जो है वो 18 से 19 सेंटीग्रेड है और दिन में बढ़ते बढ़ते जो है 30 से 32 सेंटीग्रेड तक जाएगा। अगर बात की जाए मौसम की तो मौसम जो है वो सुबह के वक्त सर्द होता है और दिन में शदीद गर्म हो जाता है। और आप देख रहे हैं जैसे कि इंतखाबी गहमी भी उरूज पर पहुंच चुकी है, तो आवाम जो है वो एहतियात नहीं कर रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, निकलना, बाहर निकलना बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन भी बहुत फैल रहा है। और इसके जो ज़्यादातर असरात है वो बच्चों पर और ज़ायदुल उमर जो ज़ईफ़ शख्स है वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो माहिरीन का कहना यही है कि डॉक्टरों की हिदायत करता दवाएँ इस्तेमाल करें, एंटीबायोटिक दवाओं का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएँ जो है बहुत ज़्यादा असर करती हैं। तो इस वजह से और माहिरीन ने यह भी कहा है कि आवाम जो है वो एहतियात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने से ग्रेज करें और जो है
मास्क का इस्तेमाल करें। अगर बात की जाए हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटलों में बेइंतहा रश है। सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल में भी रश है, मगर इसके साथ साथ जो इलाकों में निजी क्लिनिक खुले हुए हैं वहाँ पर भी इंतहाई रश देखने में आ रहा है। और उसकी वजह यही है कि वायरल इन्फेक्शन है, नज़ला, खांसी, जुकाम और जो गले की सोजिश के मरीजों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तो बस यही है कि अब मौसम बदल रहा है, बारिश हो जाएगी तो हो सकता है कि इसके बाद जो है ये जो बीमारी के बादल हैं वो छट जाएंगे। ओके मुजम्मिल, थैंक यू सो मच, ये आप हमें अपडेट अच्छा, कर रहे वैसे थे। सोहा आपने देखा मुजम्मिल की एनर्जी इतनी ज्यादा full थी, too। जबरदस्त किस्म की, कि ऐसा लग रहा था कि भाई साहब जो है निहारी का नाश्ता करके गरम गरम नान के साथ आए हुए खड़े। और याद है आपको निहारी का उन्होंने हमें लाइव करके भी दिखाया था, बस मुझे आज वही निहारी याद आ गई है। अब लाहौर से वो निहारी कहाँ से मिलती है? नताशा ने मेरे ख्याल से हंट तो ज़रूर किया होगा इस हवाले से, तो जाए नताशा से पूछ लेते हैं। नताशा, अब बताएं कहाँ पे मौजूद हैं आप और मौसम कैसा है, और आज बताएं कि नाश्ते वाश्ते का क्या प्लान है? सोहा, देखिए मौसम तो कुछ ऐसा हो गया है कि सुबह सवेरे अगर हलवा पूरी, निहारी और गर्मा गर्म चने और उसके साथ नान, फिर अगर लस्सी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मुझे तो इस मौसम में लस्सी बहुत पसंद है। अब मुझे आप लोगों का आइडिया नहीं है कि आप लोगों को पसंद है या नहीं, लेकिन जो दोपहर की बात करें तो दोपहर में पसंद आएगा भाई। अच्छा हरमीत, दोपहर में मौसम कुछ ऐसा होगा क्योंकि सूरज जो है वो बादलों की ओर से बाहर निकल आए हुए हैं और पूरी आबोताब के साथ चमक रहे हैं, आंखें दिखाई जा रही हैं सूरज की। तो इस सूरज में बैठ के अगर दोपहर के वक्त ऑरेंजेस और मौसमियाँ खाए जाएं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और मज़ा ना आए तो ये तो फिर पैसे वापस लेने वाला हिसाब होगा। और शाम के वक्त की बात करें तो शाम में चाय के साथ पकौड़े, समोसे, ये सब कुछ खाया जाए तो मौसम कुछ ऐसा हो गया है। मैं कह रही हूं कि नताशा, आपने पहली बार नताशा में देख रहा हूँ कि एक तो धुन नजर नहीं आ रही और आपके अकब में जो मंजर है बड़ा खूबसूरत है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन बहरहाल खूबसूरत है। हवाएं चल रही है ठंडी ठार, और अगर हम फ्रेम की बात करें, कैमरामैन ने बड़े मजे का फ्रेम बनाया। आपने दुरुस्त बात की, तो क्या तजुर्बा है वैसे 10 बजे के टाइम बंदा बैठ के धूप सीखते हुए कीनू माल्टा उसका भी मजा है, नमक छिड़क के? हरमीत, मैं तो बिल्कुल ऐसा ही करती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं धूप में बैठ के ऑफिस, क्योंकि आपको होता है कि आपने ऑफिस जाना होता है, इस टाइम में ऑफिस टाइम होता है, तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करती हूँ। ऑरेंजेस खा लिए, मौसमियाँ खा ली। लेकिन मौसम की बात करते हैं तो मौसम इंतहाई हसीन हो चुका है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में 4 फरवरी तक बारिशें होने के इम्कानात हैं। अलबत्ता अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में 2 दिन तक कोई बारिश नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है आज और कल बारिश नहीं है, लेकिन संडे को ये उम्मीद की जा रही है कि बारिश होगी और जो मौसम है वो थोड़ा सा और सर्द हो जाएगा। मुझे आपसे ये जानना है कि आप बारिशें शुरू हो गई है फाइनली, जिसका हमने बहुत इंतजार किया है। जरा प्रेडिक्शन काफी दूर की हो जाएगी, लेकिन जरा पता करें इलेक्शन वाले दिन बारिश होनी है कि नहीं होनी है, क्योंकि उसका बड़ा ज़्यादा जरूरी है आवाम को बताना। और साथ साथ ये भी बता दें कि मुश्किल से चले बारिश हुई, उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि हमने तो एक्सपीरियंस किया हुआ 600 तक। तो वो जिस तरह से आबो हवा में हम रहे हुए, हमें लगा था कि चिमनी में जी रहे हैं और वहीं धुआं है, वहीं आलूदगी है। तो इस वक्त महकमे मौसमियात इस हवाले से क्या कहते हैं, मतला कितना जो है वो क्लियर है? देखिए सोहा, मतलब कुछ बेहतर हमें लग रहा है। अगर हम गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ जो एक क्वालिटी इंडेक्स था वो 46 था, लेकिन आज थोड़ा हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि गुज़श्ता रोज़ बारिश भी हो रही थी। आज चूंकि बारिश नहीं है तो हमें फ़िज़ाई आलूदगी में थोड़ा सा इजाफा दिखाई दे रहा है, महसूस किया जा रहा है। 176 आज एक क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का, और लाहौर जो है वो आज चौथे नंबर पर बारिश हुई है लाहौर में। बरसों से जो दुआएं हो रही थी और आखिरकार बरस पड़े बादल। ये बताइएगा कि नज़ला, जुकाम, गले में खिच कुछ बेहतरी हुई है बारिश के साथ? बिल्कुल हरमीत, ऐसा ही है। पहले डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा था कि खुश्क सर्दी है जिसकी वजह से ये जो बीमारियां हैं ये फैल रही हैं। जैसे ही बारिश होगी तो ये जो बीमारियां हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि अब जो हमें खुश्क खांसी हो रही थी, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम हो रहा था, वो उसमें कुछ बेहतरी देखने में आई है। और क्योंकि नमूनिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, सर्दियाँ और मौसम कुछ ऐसा था, तो नमूनिया के केसेस हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दिए। लोगों ने सुख का सांस लिया है, धूप आप भी सेकें और दिन का अच्छा सा आगाज करें। हैव अ गुड डे फ्रॉम अस और थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। लेनी एक छोटी सी ब्रेक, सो लेट्स टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और खासकर इस इलेक्शन के हवाले से सोहा अगर हम बात करें तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि खवातीन की बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि मखसूस नशस्तों पर बहुत सारी खवातीन तो हमें नजर आती थी, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, चाहे वो जनरल सीट्स पे बुनीर जैसे इलाके से एक हिंदू कम्युनिटी से एक नौजवान खातून जो है वो इलेक्शन लड़ी है, तो दूसरे नंबर कराची से मुख्तलिफ जमातों से भी खवातीन मैदान में आ चुकी हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकती हैं कि खवातीन अब जनरल सीट्स पे आना ये बहुत बड़ी बात है।
अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरमीत। और अगर हम इस सारी सिचुएशन में देखें तो आज हमने बतूल फातिमा साहिबा का तारुफ आपसे कराना, जो कि किसी तारुफ की ऑलरेडी मोहताज तो नहीं है, अपने हल्के में बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं और जो मसाइल आम आवाम के हैं उसको एड्रेस करने के लिए इस वक्त मैदान में मौजूद है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है हरमीत वो ये है कि 43 उम्मीदवार मर्द उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबिल हैं। और अब अगर हम बात करें PS 110 की, तो उसमें एक वाहिद खातून है जो कि ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। उनका विजन क्या है, किस मंशूर के तहत वो चल रही हैं, और GDA से चूंकि इनका ताल्लुक है तो इनसे बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम बतूल फातिमा साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। हमें वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, नेक तमन्नाओं का इजहार। और अगर बात करी जाए आपके विजन की या GDA के विजन की, तो आप क्या समझती हैं कि मुकाबला तो आपका 43 मर्द उम्मीदवारों से है, तो आप किस विजन को साथ लेके चल रही हैं और क्या देखती हैं आने वाले इंतखाबात में? देखें, मैं अकेली वाहिद हूँ जो अभी आपने बताया है। सियासत में मेरा पहला कदम है। आज से पहले मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा है, ना मेरे खानदान का रहा है। लेकिन मैं इस कदम को आगे लेकर जा रही हूँ। इतने सारे मसाइल हैं जो हम खवातीन के दरमियान पेश आ रहे हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक। इसलिए मैं आई हूँ कि मैं आपके मसाइल सुबह असम्बली तक पहुँचाऊँ, जो हमारी आवाम की आवाज़ है वो वहाँ तक जाए। जी हरमीत, इसलिए मैंने एक और चीज, जाहिर बात है कि आप जो फरमा रही हैं कि सियासत से आपके खानदान का या आपका कुछ ताल्लुक नहीं है, क्या ऐसी वजह बनी? मसाइल को आपने देखा या किसी सियासी जमात जो GDA से आप ताल्लुक रखती हैं, तो किससे ज्यादा मुतासिर हुई कि हाँ मुझे भी कदम रख लेना चाहिए? और ऐसी की तैसी बहुत सारे लोग उतरे तो हम भी मैदान में उतर जाते हैं, खड़का देते हैं इस इलेक्शन को। तो ये ख्याल आया कि कर लेते हैं ऐसा कुछ? देखें, पीर पगाड़ा साहब का जो मंशूर है, खवातीन और मर्दों को बराबर के हकूक दिए जाएंगे। तो जब ये चीज़ मेरे जहन में आई कि जब खवातीन को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, तो मैं फिर GDA के प्लेटफॉर्म से ही खड़ी होती हूँ। और उन्होंने ही मुझे टिकट दिया कि मैं सियासत में आऊँ। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को 5% का कोटा दिया था कि इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन GDA वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसने 17% खवातीन को इलेक्शन में आने के लिए टिकट दिया है। उसमें वाहिद मैं भी एक शामिल नहीं, और भी खवातीन है। लेकिन क्या मैं अपने घर के जो मसाइल देख रही हूँ वही मसाइल हैं जो और खवातीन को दरकार हैं। आप देखें ना, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, ये वो मसले हैं जो मुझे घर में पेश आ रहे हैं। तो और लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? मैं पुरसकून लाइफ गुजार रही हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है, मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ। लेकिन मेरी जो वो माएँ बहनें घर में हैं और जिनके पास ये वसीले नहीं हैं, उनके पास नहीं है, वो कैसे पानी खरीदेंगी? अब मैं जब हल्के में जा रही हूँ, जो मुझे मसले नज़र आ रहे हैं वो वही मसले हैं। उनके पास साफ पानी नहीं है, चले वो आम इस्तेमाल का पानी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, अपनी जिंदगी उसके जरिए गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पीने के लिए अलग पानी खरीदना है। 110 की अगर हम बात करें तो आपको पता है आपके ऑपोजिट 43 मर्द उम्मीदवार भी हैं, जिसमें अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो नजमी आला एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है, उनकी हिस्ट्री है इस हवाले से। तो आप क्या समझती है कि आपकी तैयारी कितनी है? हल्के के तमाम मसाइल तो आपको बखूबी पता है, लेकिन उसके हल के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए आप किस तरह से तैयारी कर रही हैं और क्या इस वक्त एक्टिविटीज़ चल रही हैं? देखें, मैं पूरी उम्मीद हूँ, क्योंकि ये सब तो वही सियासतदान है ना जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। ये वो शख्सियात हैं जो एक ख़ानदानी सियासत चल रही हैगी। लेकिन मैं खुद आई हूँ ना बाहर, मैं एक आम खातून हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मसले हल करूँगी। जो कुछ मसाइल हैं वो मुझे हल करने हैं। मैं खुद अपने बचपन से ही बता देती हूँ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, ये सब वो जमातें हैं जो शुरू से आ रही हैं। लेकिन उन्होंने हमें दिया क्या है? जब इलेक्शन होते हैं उनको कर लिया जाता है, उन्हें वोट मिल जाते हैं, वो आ जाते हैं सियासत में, लेकिन पूरे 5 साल हमें क्या मिलता है? फातिमा, एक और चीज अगर हम देखें, जाहिर बात है, एक तरफ तो देखा जाए 43 मर्द हैं, दूसरी जानिब जो है एक अकेली बतूल फातिमा, भाई स्टैंड लिया आपने, हम आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि आजकल जो इलेक्शन की मुहिम चलती है वो पाइप पे चलती है, कोई पाइप दे रहा है, किसी को 5,000 रुपए के नोट
थमाए दिए जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप खासकर जब निकली हैं 43 मर्दों के खिलाफ मैदान में उतरी, तो खवातीन का रिस्पॉन्स कैसा, उनको आप कैसे कायल करती हैं कि भाई साहब खड़का देते हैं इस वक्त मर्दों को, जीत के दिखाएंगे? तो इस तरह कोई बयानी लेके जाती है? नहीं, देखें नोट का इस्तेमाल, देखें मैं बीच में बोल रही हूँ, नोट का इस्तेमाल तो अभी तक कुछ नहीं किया है। जब मैं वहाँ गई हूँ और मैंने उनको बताया है कि मैं सियासत में आई हूँ, मैं जीडीए के प्लेटफॉर्म से खड़ी हुई हूँ, तो मैं आपके मसाइल हल करना चाहती हूँ। तो आप देखिए ऐसी खवातीन थी जिनको बहुत ज़्यादा मसले थे और वो खुल के सामने आई हैं और उन्होंने ये बात बोली कि नहीं, हम सोच रहे हैं कि हम नए चेहरों को लेकर आए, हम बहुत इनके ज़ेरे असर आ चुके हैं, हम इनकी बातों में आ चुके हैं। देखें मिला क्या है अभी तक, हमें भिखारी हमें बनाया हुआ है, कशकोल हमारे हाथ में दिया हुआ है, टैक्स हम अदा कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनके इलाज बाहर होते हैं, सर्जरियां बाहर होती हैं, इनकी दवाइयां बाहर से आती हैं, इंजेक्शन बाहर से आते हैं। हमें तो यहाँ आम है ना, हमें तो इंसुलिन भी इतने आराम से नहीं मिलती है। कल हम जाते हैं 1000 रुपए की है, 1200 की हो जाती है। देखिए महंगाई बहुत ज्यादा है, हम इस महंगाई के बेकाबू, जिनको बोतल में बंद करेंगे, पीर साहब पगाड़ा का यही मंशूर है कि हम जिंदगी में सुकून लेकर आएंगे। अच्छा बतूल फातिमा साहब, आप ठीक कह रही हैं, ये सारे मसाइल जो आप जिनकी बात कर रही हैं ना, खत्म करेंगे। ये एक आम लेमैन, एक आम आदमी, एक आम औरत जो अपने घर को बड़ी मुश्किल से चला रही है, ये उसके मसले हैं और बड़ी अच्छी बात ये कि आपको इन मसलों का पता है। लेकिन अब ये बताइएगा कि इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपकी पार्टी और आपका मंशूर जो है वो क्या है? क्योंकि देखिए मसले बहुत ज़्यादा हैं, उसके हल के लिए सालों भी लग सकते हैं। अब आपकी वोटिंग जो है इस वक्त, आपकी सपोर्टिंग हल्के में जो है, वो आम पब्लिक का रिव्यू क्या है आपको लेके? क्योंकि अगर एक वोटर पीपल्स पार्टी का है, एक सपोर्टर तहरीक इंसाफ का है, एक नून लीग का है, तो वो नस्ल दर नस्ल ही नून लीग का है, ये भी तो देखे ना। तो आपने किस तरह से अवाम को कन्विंस किया है, या आपको क्या लगता है कितने बड़ी सपोर्टर आपके साथ है? देखें बाशऊर अवाम है, अब उन्हें अपने जहन और ख्याल और एक तरह से कहूँ तो नाक कान हाथ हर चीज़ खोल लेनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि ये तो पुराने वही लोग हैं जो हमारे लिए क्या काम किया, इन्होंने सिर्फ नारे ही लगाए हैं। जी जी जी, तो फातिमा एक और चीज, अगर हम देखें जीडीए के बहुत सारे जो है, खासकर इत्तेहाद भी हो चुका है नून लीग के हवाले से और एमक्यूएम और आप लोगों का इकट्ठ भी है, तो आपका जो हल्का है इसमें भी क्या कुछ ऐसी चीजें नजर आती है, या तो मुकाबला तो ऐसा लगता है कि बड़ा टफ का है आपके लिए? जी जी बहुत टफ है मुकाबला, लेकिन मैं मुतमईन हूँ, मेरे अंदर एक पावर है कि मैं काम करूंगी। और देखिए जब मैं आपके मसाइल हल करने के लिए मैं बाहर आ रही हूँ, तो आपको भी मेरे ऊपर यकीन रखना चाहिए कि मैं काम करूंगी। मैं वो चेहरा नहीं हूँ कि आज मैं आपके सामने आ रही हूँ कि आप मुझे वोट दें, मैं आपका काम करूंगी, कल मैं नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जीडीए के प्लेटफॉर्म से एक ऐप बनाएंगे, उसके ऊपर जैसे आजकल आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन हर बच्चा बुजुर्ग खवातीन सबके हाथ में है, वो उस पर एक मैसेज करेंगी, जैसे मैं वोट लेने डोर टू डोर जा रही हूँ, ऐसे ही उनके जब मेरे पास मैसेज आएंगे तो मैं उन मैसेज को देखकर पहली मेरी यही कोशिश होगी कि उनके मसाइल उनके ही घर पे मैं बतूल फातिमा एक और चीज आपसे सवाल, जो जीडीए की अगर हम बात करें तो हम जब देखते हैं कि हुकूमत किसी की भी आती है तो जीडीए का झुकाव वही तरफ हो जाता है। इस वक्त नून लीग की हवाओं का रुख है तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों का रुख भी उस साइड पे हो गया। आप जो फरमा रही हैं कि शख्सियात दर शख्सियात मसाइल बहुत सारे हैं, कोई हल करने को तैयार नहीं है, अगर आप कामयाब हो जाती तो पीर पघाड़ा साहब को आप कायल करेंगी कि अब इन मसाइल पे फोकस करें? बहुत सारी वजाहतें तो हमने मजे लूट लिए, बहुत मजे ले लिए। जी जी क्यों नहीं करेंगे, और उनका तो मंशूर यही है ना, सर्कुलर रेलवे के निज़ाम को हम मुकम्मल करेंगे, अपने ही दौरे इक़्तिदार में करेंगे, ट्रांसपोर्ट के मसले हल करेंगे, ख़वातीन के मसाइल हल करेंगे। आप देखिए ख़वातीन जो हैं वो 49% ख़वातीन हैं, 1 करोड़ से ज़ायद लड़कियां हैं जिनको तालीम नहीं दी जा रही है। हम उनके लिए पहली जमात से 12वीं जमात तक तालीम फ्री करार देंगे और उनको वो हुनर सिखाएंगे कि वो कारोबार करें। हम उन्हें इंतहाई आसान इक़्तिसाद के ऊपर कर्जे भी फराम करेंगे ताकि वो अपना काम करें और सब कुछ अपने लिए खुद करें ना। क्यों इतनी मेहनत करती है? अगर आप देही इलाके में जाएं तो मर्द और ख़वातीन दोनों एक ही भट्टे के ऊपर ईंटें बना रही हैं, लेकिन मर्द को उसकी ज़्यादा उजरत दी जा रही है और ख़ातून को कम दी जा रही है क्योंकि वो औरत है। क्यों?
वो भी तो वही बतूल मेहनत कर फातिमा रही है साहिबा ना। बिल्कुल ठीक कह रही है। इसलिए वेकअप कॉल जो उसको वहाँ पर भी मौजूद वही खवातीन उज्जत को मिलनी आप दे चाहिए। रही हैं, जाते जाते हम चाहते हैं कि आप एक पैगाम अपने वोटर सपोर्टर को ज़रूर दें। आपने खुद ही कहा अवाम बड़ी बाशऊर हो गई है, तो उस शऊर को अब इंतखाबात में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वोट करने के हवाले से क्या पैगाम देंगी सारी अवाम को? जी जी, देखिए PS110 बतूल फातिमा मेरा नाम है, स्टार मेरा निशान है, और ये स्टार एक चमकता हुआ सितारा है, और ये चमकता हुआ सितारा आप लोग हैं। आप लोग मुझे समझदार लेकर हैं आप। आएंगे तो मैं कैंपेन आपकी अच्छी है। आवाज बनूंगी जो सुबह असेंबली तक लेकर जाऊंगी। ठीक है ये बतूल फातिमा साहिबा, थैंक यू सो मैं मच। ऐसा नहीं अल्लाह है। के इंतखाबात में आपका ये सितारा यूं ही चमकता दमकता रहे और लोग जो है वो ज़रूर आपको वोट करें। बट ऑल दो यही हुस्न होता है ना इंतखाबात का। देखो बिल्कुल। ऐसी कैंपेन होती है ना कि आपने आवाम को कन्विंस करना है, लेकिन वादे कर लिए, दावे कर लिए। देखिए हम फातिमा ने दुआ फायदा करते भी हैं। उठा दिया ना, देखो चलते जाते जाते स्क्रीन का फायदा भी उठा दिया। फायदा कि भी उठा लिया, मंशूर तो लेकिन मैंने वैसे ये किया, वादे- लेकिन अवाम को भी इसी तरह कायल करना और माइल करना अपनी तरफ। फिर आवाम को सिर्फ कायल करने के साथ साथ डिलीवर करना, ये भी अगर आपका टारगेट हो तो फिर सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। चलिए एक ब्रेक वो फिर लेते हैं। बात की बात है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और यूजुअली हरमीत होता तो ऐसे ही है और होना भी यही चाहिए कि इंतखाबात से पहले आम आवाम को कन्विंस करने के लिए आपको पता है नारे भी लगाए जाते हैं और बहुत सारे दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, और कोई ना कोई आपको पता है वादा फॉर द टाइम बिंग वफा हो भी जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपने वोट लेना होता है। लेकिन ये क्या हुआ भाई, ये तो आप देखें कि इंतखाबात से ठीक 5 दिन पहले 6 दिन पहले एक बॉम्ब गिरा है आम आवाम पे, और वह है एक बिजली का और दूसरा हम देख रहे हैं कि पेट्रोल का। 13 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली 5 रुपये महंगी हो गई है। तो आम आवाम जो थोड़ी बहुत कन्विंस भी थी इस चीज़ के लिए कि चले वोट कास्ट करेंगे क्योंकि हमारा राइट है और अपने राइट को यूटिलाइज़ करना चाहिए, अब आवाम जो है वो सीख पा है, अच्छे खासे गुस्से में है क्योंकि आपने ना महंगाई कम की है और आप चीज़ें वैसी की वैसी हैं, और आप इंतखाबात के महीने में दाखिल हो गए हैं, इंतखाबात के करीब जा रहे हैं, लेकिन आम आवाम को कोई रिलीफ कहीं से, किसी सियासी जमात से, किसी इंटरम गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा फ़िलहाल। चलिए जी, इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर हुसनैन जावेद हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं आफ्टर सो लॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, हरमीत कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऑल गुड। आप बताइए सर कि पहले हम IMF पे बात कर लेते थे, हम कहते थे कि ये बड़ी महंगाई, वो बड़ी महंगाई, ये मुआहिदा होना है, वो मुआहिदा होना है। अब तो इंतखाबात सर पे आ गए हैं, तो उससे ठीक पहले इतना बुरा हाल कर देना मैशियत का, और फिर देखिए पेट्रोल महंगा कर दिया और उसके साथ साथ बिजली महंगी कर दी। आप क्या समझते हैं, चैलेंजेस तो मज़ीद बढ़ गए हैं आने वाली गवर्नमेंट के लिए? सोहा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में जो मैं बातें करता हूँ तो उसको इकोनॉमिक प्रोफेसिस के तौर पे याद रखा करें। मैंने आपको एग्जैक्टली ये बताता हूँ हमेशा कि 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद ये होगा। आप मेरी बात नहीं मानती, फिर मैं कैसे नहीं मानती? रिकॉर्ड पे सारा कुछ सब मानते हैं आपकी बात। फिर मैं ये कहता हूँ कि 3 हफ्ते पहले आपको कहा था कि इन्होंने 13 रुपए कम किए, मैंने कहा था 4 हफ्ते गुजर लेने तो ये 13 रुपए ज्यादा कर सही कहा देंगे। आपने मेरी बिल्कुल, बात नहीं मानी। अब मैं आपको ये बताऊं कि IMF का मामला देख लीजिए। मैंने आपको यही बताया था कि इनके हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, नहीं है, स्टीयरिंग they are not drivers। पास नहीं है, आने वाली हुकूमत के पास भी स्टीयरिंग नहीं है। IMF ने लेवी पूरी करनी है जो कि तकरीबन जो है उसका प्राइस मैं एग्जैक्टली अगर बताऊं तो बैरल के हिसाब से तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इस टाइम पर आपका जो है वो तकरीबन लेवी पूरी करनी है आपने 60 पर लीटर पेट्रोलियम। तो जब 60 रुपए पूरी करनी है तो उसके हिसाब से आपका बन रहा है तकरीबन $869 बिलियन आपने पूरा करके देना है, यानी $902 बिलियन जो है वो बाय द एंड ऑफ जून। ये इतना बड़ा पैसा आपने कमाना है, चाहे गैस से निकालो, बिजली से निकालो, चाहे आप पेट्रोल से निकालो। दे डैम केयर अबाउट कि आपकी आवाम कौन है, आप कौन है, गरीब आवाम है, बच्चे पैदा करते जाएं, चाहे आप 18 बच्चे पैदा करें या 22 पैदा करें, आप रोएं या वो एक बीबी फरमाती थी आपकी PMLN की, रोएं पिटे या रोएं। सो आप जो मर्जी करें, तो ये पेट्रोल ने बढ़ना है।
डॉक्टर साहब, एक और चीज जो आप फरमा रहे हैं, पेट्रोल तो बढ़ गया, लेकिन एक जो इस वक्त मुहिम चल रही है, बिलावल भुट्टो साहब 300 यूनिट फ्री का पैकेज दे रहे हैं, मरियम नवाज साहब अभी 200 के करीब हैं। आपको क्या लगता है कि बिजली महंगी हो गई है, बिजली है नहीं, गैस है नहीं, तो ये फ्री वाला मामला जो है ये फिर वही लॉलीपॉप है या इस पे कोई बात हो गई है ऊपर से? आवाम से सवाल करें ना हरमीत, आप आवाम में जाते हैं, आवाम से सवाल करें, वो कब तक बेवकूफ बनेंगे? उनको नहीं पता कि इनके हाथ में नहीं है। आपको नहीं पता कि ये 300-200 यूनिट नहीं दे सकते? आपको नहीं पता कि ये आधी टैंकी की जो बात कर रहे हैं अलीम खान साहब, ये आपके साथ मजाक कर रहे हैं? अलीम खान साहब अपनी जायदादें बेचेंगे, भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 2,50,000 एकड़ अपनी जमीन बेच देंगे। क्या ये नवाज शरीफ साहब एवन फील्ड से लेकर अपनी तमाम जायदादें जो है वो बनी ये जो नीचे तक जो है वो सारी की सारी बेच देंगे? इस तरह नहीं होना आपके पास। अगली मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि गैस की तारीख का बिल जो है वो 18 अरब के नए टैक्सेस तैयार होकर फाइनल होकर आपकी कैबिनेट के अंदर मंजूरी हो गई है। इंटरम गवर्नमेंट जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसने मंजूरी भी दे दी है। आने वाली वो हुकूमत ABCDEFGHIJKLM जो भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ते। मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूं आपके इलेक्शन में। मैं आपको कह रहा हूं कि एक आदमी जब कोई एक, मैं कहता हूं हरमीत, कल आप नियत के साथ आ जाओ, आप कल वजीर आजम बन जाओ, यकीन करो पाकिस्तान के हालात आधे से ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि जब आपने पेट्रोल लिया था तो जब पेट्रोल अच्छे प्राइस पे आपने, जब इंटरनेशनल, अभी कह रहे हैं इंटरनेशनल प्राइस हाइक की वजह से जो है वो हमारा जो है पर बैरल जो है वो 86 पे चला गया, फलान चला गया, और आपके सामने कहेंगे कि हमने पेट्रोलियम प्रीमियम लेवी दी थी। तो प्रीमियम आपने क्रेडिट लाइन दी क्यों थी, ये तो अलग बात। मुझे बताओ, जब सस्ते में ये लेते हैं और 40 दिन का क्रेडिट लाइन का टाइम होता है, उस टाइम के अंदर जो है वो आपको सस्ता तेल दे देते ना, तो उस वक्त बेईमानी ना करते, मुसद्दक मलिक बेईमानी ना करता, पेट्रोलियम से खांचे ना लगाते, लेवी पूरी करने के लिए 902 रुपए जो आप देने हैं वो ना देते। अभी आप कह रहे हैं कि रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट बेहतर हो रहा है, तो कहां बेहतर हो रहा है? मुझे गंदम ठीक नहीं मिल रही। आपको ये पता है कि 20% हमारा एक्सपोर्ट होता था किन्नू, वो गल गया है, उसके लिए प्रिजर्वेंट्स के प्लांट नहीं है। हमारे से चाइना ने मांगा आपसे गोश्त, यानी मीट आपकी हेड एंड फुट इंजरी की वजह से वो नहीं गोश्त जा सका, 15,000 टन मांगा था। 15,000 टन तो दूर की बात हो गई, फिर उन्होंने कहा बॉइल्ड दे दो। बॉइल्ड के लिए प्लांट नहीं है, आपके पास इंडस्ट्री नहीं है, प्लांट नहीं है, प्रिजर्वेंट्स नहीं है। आपका यहाँ पे ओलिव जाया हो रहा है, आपका यहाँ पे फ्रूट जाया हो रहा है, आपका ऑरेंजेस इतना बड़ा एक्सपोर्ट होता था। डॉक्टर साहब, एक और चीज सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त आम आदमी की बात करें, क्योंकि हम आप भी आम आदमी की बात कर दें, हम भी आम आदमी तक पहुंचाने का आपका जो पैगाम है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, अंडे से लेकर चीनी से लेकर आटे से लेकर हर वो चीज जो है जो पाकिस्तान में होती है उसकी स्मगलिंग अफगानिस्तान तक हो रही है। आपको भी, आपके में सबके इल्म है। क्या वजह है कि पहले बड़ा डंडा उठाया गया, कहा गया कि अब हम रोक देंगे, अभी हालात वैसे के वैसे हैं और सारी चीज वहां स्मगल हो रही हैं, कीमतें यहां पे आसमान से बातें कर रही हैं। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्यों अमल और इक़दामात नहीं हो पा रहे? हरमीत, मुझे सरकारी बात करनी है या हकीकी बयान? नहीं, सरकारी तो टीवी नहीं है ना सर, पीटीवी थोड़ी है सर। अच्छा, सरकारी बात, पहले सरकारी बात बता दूं। थोड़ा सा हाथ वाला रखिए आगे। ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट का हमने जो है वो खात्मा कर दिया था। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि ये मामला बेहतर हो जाएं। लेकिन असली बात ये समझो कि 35% डीजल वहां से स्मगल होता है मेरे भाई। खास अशराफिया के पास 10 रुपए का लीटर तेल जाता है। सारी सरकारी गाड़ियों के ऊपर जो एसी और डीसी की गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, ओदे पैसे नहीं देंगे तुसी। आपको पता है? डू यू नो दैट? आई एम आउट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। हुण मैं बोल सकना, हुण मैनू फड़ भी नहीं सकते। नाउ द पॉइंट इज कि लेवी का मसला ये है कि पेट्रोलियम लेवी पर 1 अरब 65 अरब रुपए की लेवी वसूल होती है। आपने सारा का सारा वहां से अगर स्मगल नहीं करना तो ये आपने जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, जिनके इतने बड़े बड़े मुंह हैं, कौन पालेगा उन्हें? मुझे ये बताओ कि ये जो सारे के सारे गाड़ियां चला रहे हैं, एंड ये जो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर डाले चल रहे हैं, और इधर जो पंजाब के अंदर एसी के पास बड़ा डाला है जिसने अपने पैसों से कभी नहीं लिया, जिसकी तनख्वाह 65,000 है या 70,000 है या 80,000 है, वो इतने शश के कैसे अफोर्ड कर रहा है?
हाउ ही पेड। हम बिजनेस, मैं 18 बिजनेस कर रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर, वो क्यों नहीं करता भाई? अच्छा डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं आप। ये देखिए ना, आप ये जो शहाना शहान लाइफस्टाइल और अलाउंसेस और जो पे बढ़ा दी और यहाँ से बिजली ले ली, वहां से पैसे दे दिए, यहाँ से। मुझे पता है आप शानदार बात करोगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो। पॉइंट ये है कि 22% आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, 10% आप प्राइवेट को नहीं दे रहे। प्राइवेट जो है वो जाता है, वो बाबू बैठे हैं ना बड़े मुंह के ब्यूरोक्रेसी वाले, वो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब पाकिस्तान में लेकर आते हो ना, वो आपको इजाजत नहीं देते। उसका नाम है एसआरओ। एसआरओ के तहत वो आपको किसी काम की इजाजत नहीं देते। फिर आप कहते हैं सब्सिडीज देंगे, वो कहते हैं नहीं सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन आपका जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से लेटर आया हुआ है, आप 2 अरब आप हमें दें तब जाके हम आपको इंडस्ट्री लगाने देंगे। फिर वापडा वाले आ जाते हैं, आपका जो ट्रांसफार्मर तब लगेगा जब आप फिक्स कॉस्ट के अंदर डाल के हमें ब्राइबरी की यानी रिश्वत की रकम जो है वो 2-1 अरब रुपए दें, हम आपको प्लांट यहां से डायरेक्ट कर देंगे। ये है आपका पाकिस्तान। आप हकीकत से दूर मत हो। इसको अंदर मैंने आपको बताया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसने स्टेट बैंक ने को कहा है, आईएमएफ ने, कि 22% पॉलिसी रेट रखना है। जब 22% पॉलिसी रेट रखोगे, कोई इंडस्ट्री, कोई गरीब, कोई आदमी लोन नहीं ले सकता। ये सारा का सारा तमाशा है। आज अभी ये काम करो, आप दोनों नहीं बिके भाई, ये मुझे पता है। जिस दिन बिकोगे आप लोगों की जुबान चेंज हो जाएगी। इस टाइम पे नवाज शरीफ दबा के पैसे दे रहा है, आप जाके ले लें। डॉक्टर साहब आपके साथ जो हमारा सेगमेंट होता है ना, डॉक्टर साहब हमारे साथ, देखिए मेरी बात सुनिए, आपके साथ जो हमारा सेगमेंट होता है ना वो बिला वजह एग्रेसिव हो जाता है। इतना गर्म हो गया ना सेगमेंट, गर्माइश बहुत ज्यादा हो गई है, मौसम थोड़ा बदले। मुझे ये बताएं, आपको बहुत गुस्सा है मुझे पता है, और आपका गुस्सा बजा है, आपका गुस्सा आपका नहीं आम आवाम का गुस्सा है। लेकिन चले इस पे बात कर लेते हैं, चूंकि इंतखाबात होने जा रहे हैं और आपको पता है इंतखाबात से पहले ये एस्टिमेट लगाया जा रहा था कितने पैसे लगेंगे, और फिर ये भी कहा जा रहा था पैसे नहीं है हमारे पास तो इंतखाबात बर वक्त हम नहीं करा सकते, बिकॉज जो है वो सिक्योरिटी पे बहुत पैसे लगेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि एक्सपेंस के तौर पर हमें इंतखाबात में चाहिए होती है। तो ये बताएं कि अब वो 50 अरब का इलेक्शन, पाकिस्तान का पैसे है नहीं, 50 अरब का इलेक्शन लाना किसको है? बिलावल भुट्टो जरदारी पहले बता दिया है। तो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है सर? बोले कंटिन्यू करें, आप ही की सुन रही हूँ। जी ये ब्रेकिंग में लगाना, मैंने आपको पहले बताया था, मेहनत काकड़ ने की, सुलंगी नवाज शरीफ का, सारे के सारे मैटर उधर हो गए थे। सारा का सारा डील नवाज शरीफ बना रहा है, नवाज शरीफ के साथ होने जा रहा है हाथ। मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया? पहले कहता था मुझे क्यों हटाया, मुझे क्यों निकाला, आप कहते हैं मुझे क्यों बुलाया। इसके बाद बिलावल साहब जो हैं वो बनेंगे वजीर आजम, पत्ते फेंक दिए गए हैं, पीटीआई जिंदाबाद हो रही है। 80% उसका वोट जो है वो एडहॉक बेसिस के ऊपर, मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ, बंदे खरीदे जा चुके हैं, पेमेंट इन हैंड जा चुकी है, उनके जो खंबे भी हैं वो बिक चुके हैं। हुकूमत जो है वो 172 का नंबर बिलावल दे चुका है, 136 का नंबर जो है वो पीएमएलएन दे चुकी है। पीएमएलएन के हाथ में सिर्फ करेला आना है और कुछ भी नहीं आना। और जो डॉक्टर साहब ये तो ब्रेकिंग न्यूज आपने दे दी, लेकिन इसी के साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ आपको याद होगा मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो जब वजीर थे तो उन्होंने बड़े, जब रशिया का दौरा किया और वो यहाँ पे आए तो उन्होंने बड़ी खुशखबरियां दे दी, और फिर कहा गया और हम भी इंतजार करते रहे कि वो अमेरिका का बेड़ा कब आएगा, रशिया का बेड़ा कब आएगा। सर आपसे जानना चाहेंगे, पड़ोस में देखें तो भारत ने वही रशिया से तेल लिया और वो यूरोप की मंडियों तक उसने वो भेजा भी, वो उसका मुनाफा भी उसने कमाया। क्या वजूहात थी कि ये मामला उसी तरह रुका है? सिर्फ हमने इसको अमली, सिर्फ वोटर को कन्विंस करने के लिए, आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इस किस्म के हमने नारे लगाए, लेकिन अमली तौर पर कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या वजूहात है सर? अच्छा देखो, ऑयल के ऊपर मोनोपोली है ओपेक एंड ओपेक प्लस, 13 मुल्क हैं, 13 या 14 मुल्क हैं ओपेक एंड ओपेक प्लस, ये अपना रेट खुद तय करते हैं, इससे यूएस का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अब ये देखो, कोई सारा तेल यूएस ने लेना होता है, सऊदीया के अंदर जितने प्लांट्स हैं वो अरामको के हैं। अच्छा अब क्या किया है कि उन्होंने, सऊदीया ने सबसे सस्ता डीजल जो है वो रशिया से खरीदा, रशिया से खरीद करके जो है उन्होंने लोकल मार्केट में सस्ता डीजल दिया और महंगा तेल जो है वो अमेरिका को बेच दिया, और अमेरिका पूरे खित्ते में बशमूल पाकिस्तान जो है वो राउट करके सबको सस्ता तेल दे रहा है, महंगा तेल दे रहा है। इसी तरीके से सारा रशिया का तेल जो है, वैसे बज़ाहिर जंग छिड़ी हुई है, इंडिया रशिया से तेल लेता है, तेल दबा के रिफाइन करता है,
वजह यह है कि पाकिस्तान के पास 4 रिफाइनरी है, उनमें से 3 चलती है और बाकी जो 3 है उनकी कैपेसिटी इतनी कम है कि वो लोकल को भी पूरा नहीं कर सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो टेक्निकलिटीज है ना, और जिन टेक्निकलिटीज पर आप हमेशा बात करते हैं, ये बिल्कुल 110% बिल्कुल ठीक है, और साथ साथ प्रोग्राम में बहुत सारे सोल्यूशन भी आप दे देते हैं। जैसे आपने कहा कि हरमीत को अगर आज हम प्राइम मिनिस्टर बना दे तो नेक नियति के साथ वो सारे मसले हल कर लेगा। तो आपके जो काइंड सजेशंस हैं, कर दे लास्ट बात कर दे सर, ब्रेक लेनी है उसके बाद। जी ब्रेक से पहले मैं सिर्फ एक और बात कर दूं। फिर इसके बाद निगरान हुकूमत आपकी उसने क्या किया कि प्राइमरी सरप्लस बजट पूरा नहीं किया, और बजट खसारा जो है वो मजीद जो है वो उसके ऊपर बढ़ गया। चुनाचे ये मजीद छुरियां चलाएंगी। नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी आने वाले दौर में फिर बढ़ने वाली है। गैस का बिल आपने इतना ज्यादा लगाया, जिसका 6000 बिल आता था, आप जरा पता कर लें, किसी से भी बाहर चली जाएं, किसी से ही पता करें, उसका 23,000, 24,000, 25,000, 30,000 तक बिल आ रहा है। तो ये है पाकिस्तान के हालात, इसके कटते जाएंगे। ये 3 मेजर चीजें जब नहीं मिलनी, और अब आबादी है कि बढ़ती चली जा रही है, कंट्रोल करने वाला सर है। ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आपकी बातें सारी ठीक। आखिरी बात जो आपने की, जो कि हम भी बात बहुत दफा कर चुके हैं, कि आबादी जो है वो नॉन स्टॉप बढ़ रही है और मसाइल भी साथ साथ नॉन स्टॉप बढ़ रहे हैं। लेकिन ये हमारा वाहिद अदमीद सेगमेंट होता है, इसमें हम सवाल कम करते हैं, डॉक्टर साहब फुल दबा के बोलते हैं और बातें वो सारी बिल्कुल ठीक करते हैं। लेकिन अब हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। कीप वॉचिंग, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो अभी जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने जा रहे हैं, यकीनी तौर पर वो एक इंपॉर्टेंट भी है और एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि बिल्कुल बात नहीं की जाती तो ये भी ठीक होगा। बिकॉज हम बहुत बात तो इस बारे में करते हैं कि ब्यूटी कॉस्मेटिक्स जो हैं वो आपकी ब्यूटी को इन्हांस करते हैं, और आज हमारे पाकिस्तान की अगर बात की जाए, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की बात की जाए, तो एक ह्यूज रेंज मौजूद है। उसमें आपके लिपस्टिक्स, आपकी बेस, आपके परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे, एंटी प्रेस्पेरेंट्स, ब्लश ऑन, मस्कारा, यू नेम इट, और वो सारे एक से बढ़कर एक ब्रांड पाकिस्तान में भी मौजूद है और बाहर भी। लेकिन आज जिस सब्जेक्ट पर हमने बात करनी है, दरअसल वो इससे रिलेट करेंगे हम। दुनिया भर में 10% ख़वातीन हरमीत ऐसी हैं जो कि कभी ना कभी अपना बच्चा ज़रूर खोती हैं, जिसे हम मिसकैरेज कहते हैं। अब इसकी बहुत बड़ी वजह आजकल की रिसर्च जो की जा रही है उसके मुताबिक आपके ब्यूटी कॉस्मेटिक्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। आपकी तौलीदी कैफियत जो है, तौलीदी काउंट जो है, आपके स्पर्म काउंट जो हैं, और आपकी इस वक्त फर्टिलिटी जो है, उसको ये तमाम तर कॉस्मेटिक्स मुतासर करती हैं। और इवन दो कि ये चीज़ तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हमें पता नहीं है शायद ये किस वजह से है, क्योंकि हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे। अगर हम ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करें तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसके आगे ये बात रखना, ये बात करना यकीनी तौर पर एक हौसले की बात है। लेकिन चलें, ये हम कोशिश करेंगे अवेयरनेस जनरेट करने की आम पब्लिक के लिए, ताकि स्क्रीन की उस तरफ बैठी जो ख़वातीन है वो रिलेट कर सके कि उनके साथ अगर ये मसला है तो वो किस वजह से है, और शायद उनको पता भी ना हो कि कॉस्मेटिक्स जो है वो इसकी वजह हो सकती है। खैर, इस पर डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर समीना हक साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शी इज़ गायनेकोलॉजिस्ट। उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। डॉक्टर साहिबा, शुरू आप ही करें, और कहाँ से शुरू करेंगी ये बताएं, क्योंकि ब्रेक से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो ख़वातीन मिसकैरेजेस का जो शिकार होती हैं, कॉस्मेटिक्स का उसमें क्या किरदार है? बेटे, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम। एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज अमेरिकन वुमन जो है वो 12 अपनी कॉस्मेटिक्स और अपनी पर्सनल केयर की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल जी। और आप हैरान होंगे सुन के कि उन सब में एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, हार्मोन लाइक मटेरियल्स हैं, उनके अंदर कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं, उनके अंदर आपकी एलर्जीज़ हैं, आपके हर तरह के कैंसर की उसके अंदर जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। और न्यूरो वो जो हैं ट्रांसमिटर्स जो हैं उनको अफेक्ट करते हैं। आपके ब्रेन की श्रिंकेज जो आजकल अल्जाइमर्स डिजीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो रही है उसकी कॉज हैं, डायबिटीज़ की कॉज हैं, थायराइड के प्रॉब्लम्स की कॉज हैं, आपके मिसकैरेजेस की कॉज हैं। और ये हम सारा दिन जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं वो इतने ख़तरनाक हैं कि आपकी सोच से भी बाहर है, उसमें इतने टॉक्सिन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक एक करके सारे कॉस्मेटिक्स जो डेली औरतें यूज़ करती हैं, सुबह उठ के टूथपेस्ट, शैम्पू, अंडर आर्म्स की वो जो स्मेल दूर करने के लिए एंटी पर्स्पिरेंट स्टिक्स,
उसके अलावा फिर आप जो लिपस्टिक्स, मस्कारा, पाउडर, एवरीथिंग। नाउ स्टार्टिंग विद द लिपस्टिक, ठीक है, ये जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े जूसी, वो कहते हैं जी बड़ी खुशबू आ रही है और बड़े ग्लॉसी को छोड़े जी, जूसी फ्रेग्रेंट, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो हैं थैलेट्स और एक हैं पैराबेन्स। अब पैराबेन्स क्या हैं, वो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसके अंदर वो डालते हैं प्रिजर्वेटिव्स। अब पैराबेन्स क्या करते हैं, ये हमारे ईस्ट्रोजन जो हार्मोन औरतों का है, ये उसको मिमिक करते हैं और ये हार्मोन डिसरप्टर्स हैं, यानी ये बॉडी में जाके हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन को मतलब मिमिक करते हैं, उस तरह का इफेक्ट देते हैं। और ये ना सिर्फ पैराबेन्स में, ये हमारी डेली चीज़ों में, टूथपेस्ट में, आपकी जो भी फ्रेग्रेंट आप कपड़े धो रहे हैं उसमें जो फ्रेग्रेंस है, उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सारों के अंदर है। ये थैलेट्स और पैराबेन्स जो हैं, ये नहीं कि आपने एक दिन इस्तेमाल किया तो ओवर द इयर्स ये सारा अपना इफेक्ट लेके आएंगे। डॉक्टर सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन चलिए देखें, आप तो इसको डिटेल में बताएंगी, आवाम को अवेयर करने के साथ साथ हमें उन्हें सोल्यूशन भी देना है। फॉर मी एंड अदर गर्ल्स लाइक मी जो कि ऑफिस जाती हैं, जो कि वर्किंग वुमेन्स हैं, दे नीड टू गो आउट, दे नीड टू मेक अप देमसेल्फ एवरी डे। लाइक अगर कुछ नहीं तो आपने मुंह पे कुछ ना कुछ, एक सन ब्लॉक लगा लिया, कुछ क्रीम लगा ली, हल्का सा ब्लश ऑन, लिपस्टिक, मिनिमम भी अगर आप करें तो ये चीज़ें जो आप कह रही है एवरी डे यूज़ की हैं और करनी होती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर इसके अल्टरनेटिव्स जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, आई विल कम टू द सोल्यूशन, लेकिन पहले तो ये है कि रियलाइज तो करें। किसी को पता ही नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को वो लाइफस्टाइल से कर रहे हैं, खाने को मना कर रहे हैं, स्टार्च को मना कर रहे हैं। जो चोर और डाकू सामने फिर रहा है उसको कोई पकड़ ही नहीं रहा। दीज आर द कॉस्मेटिक्स, दीज आर द जो चीज़ें हम नॉर्मल यूज़ में कर रहे हैं, अपने लिपस्टिक्स, मस्कारा, ये सारी चीज़ें। जैसे टैल्कम पाउडर है, वो टैल्क जो है वो कार्सिनोजन है। फिर आपकी फॉर्मेल्डिहाइड जो एक अजीबो गरीब चीज़ है, वो हर कॉस्मेटिक में यूज़ होती है। आपको पता है कि वो इट इज़ कार्सिनोजन एंड इट इज़ अ हार्मोन डिसरप्टर। और हम सोच ही नहीं सकते कि ये सारी चीजें कॉज करती हैं मिसकैरेजेस का, कैंसर का और इन तमाम चीजों। देखिए डॉक्टर साहब, एक और चीज है, जाहिर बात है वो अक्सर बातें करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लोग हैं वैसे भी तो गूगल पे, यूट्यूब पे सारी चीजें सर्च भी कर लेते हैं। मसला एक और है जो हम देखते हैं, खासकर ये रिवाज, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में है। अगर हम बात करें, हमने ऐसे देखा है कि खासकर ख्वातीन की मैं बात करूं कि मुख्तलिफ किस्म के ऐसे परफ्यूम का इस्तेमाल अक्सर मैं देखता रहता हूं, बल्कि आपको पता भी चल जाता है, मुझे तो छींकें लगना शुरू हो जाती हैं कि वो नहा के आती हैं। वैसे नहाना तो जुमे का ही है, लेकिन परफ्यूम के साथ नहा के जो लोग फिरते रहते हैं, इसका कितना नुकसान होता है? ये बहुत ख़तरनाक है। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, जो हमारे यूट्रसेस, आप यकीन करें, कल मैंने एक बच्ची 12 साल की बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया तो उसका इतना बड़ा यूट्रस था। और ये मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ कि ये ऐसा हो रहा है, इसलिए कि ओवरीज तो हमारा नेचुरल ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही है। जितना प्लास्टिक हम खाते हैं, प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड्स के ऊपर, प्लास्टिक की बोतलों में, ये सारा प्लास्टिक जो है ये जीनो ईस्ट्रोजन्स हैं। और ये ईस्ट्रोजन जाके इतना ख़तरनाक काम करते हैं कि आपकी टोटल हार्मोन को डिसरप्ट करके रख देते हैं। इसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स के अंदर तो बेहिसाब पैराबेन्स हैं जो कि हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। फिर थैलेट्स, जो लड़के जो परफ्यूम्स और ये सारे डिओड्रेंट स्टिक्स वगैरह वो सारा इस्तेमाल करते हैं, उनके स्पर्म काउंट उससे कम हो रहे हैं। हमारे पास 70 to 75% मेल इनफर्टिलिटी आ रही है, जिसके अंदर के स्पर्म्स नहीं हैं, एबनॉर्मल शेप्स हैं स्पर्म्स की। फिर अगर वो प्रेग्नेंट कर देते हैं फीमेल को उस एबनॉर्मल स्पर्म से, तो मिसकैरेजेस हो रहे हैं। इसके अलावा इंटरनल मैल्यू ही ख़राब हो जाता है यूट्रस का, वो बीज को प्रॉपरली आगे जड़ों समेत पौधा लग ही नहीं सकता उस एनवायरनमेंट में। तो ये सारे कॉस्मेटिक्स, अगर मैं एडवाइस करूंगी बच्चियों को, जाके साइट्स के ऊपर जाइए, वहाँ पढ़िए, उसमें देखिए कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मस्कारा में कोल तार, फिर आपके ये जो हैं पेट्रोलियम जेली जिसको हम कहते हैं, पेट्रोलियम का नाम तो सोचें कि क्या है। अब वैसलीन जो है वो वैक्सेस और हाईली रिफाइंड पेट्रोलियम से बनती है, वो सेफ़ है। लेकिन इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं।
वी आर लिविंग इन अ टॉक्सिक वर्ल्ड। डॉक्टर साहिबा, एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि इस वक्त हमने यहाँ पर देख ली है, और मुझे उम्मीद है कि ये पैगाम आपका आम आवाम तक पहुँचा होगा, और चूँकि एक वेकअप कॉल है और शायद आवाम को, जैसे आप कह रहे हो कि रियलाइज़ ही नहीं हम करते कि एवरीडे यूज़ में हम खुद अपने लिए ये सब कुछ पैदा कर रहे हैं। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज थिंग्स, तो आप क्या समझती हैं कि अब हमने क्या तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स में ही ये तमाम चीज़ें जो कि आप मेंशन कर रही हैं मौजूद हैं, या इसका कोई हल हमारे पास है कि अगर हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और अगर हमने स्विच करना है सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? बेटे, बात यह है कि जब मैं जवान हो रही थी तो हमारी माँ हमें लिपस्टिक नहीं लगाने देती थी, हमें कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल नहीं करने देती थी। हमें अगर लुब्रिकेशन फेस की करनी है या मॉइस्चराइज़र लगाना है तो हमें नेचुरल ऑयल्स या नेचुरल कोई क्रीम्स वगैरह, या हमारी नानी अम्मा तो हल्दी डाल के हमें वो बलाई ऊपर से दूध की उतार के और हमें देसी घी होता था। ठीक है, देसी घी होता था। अब ऑल्टरनेटिव क्या है? आजकल सर्दियां हैं, ड्राई स्किन है, पैरों की स्किन उखड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आप उसके लिए नारियल का तेल, वो जो बॉटल्स में आता है, नहीं, कोई भी आप प्लास्टिक जिसके अंदर लाइनिंग है और प्रिजर्वेटिव डले हैं, वो पैराबेन्स हैं, वो हार्मोन डिसरप्टर्स हैं, आपको हर तरह की हार्मोन की बीमारी उनसे लगेगी। आप गांव से वो जो कोलू से सस्ता सा वो नारियल का तेल है, आप चेहरे पे अपनी पूरी बॉडी को उसके साथ सेव कर सकते हैं। आप जो डिओड्रेंट स्टिक्स इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह फटकड़ी इस्तेमाल करें। गीले जिस्म के ऊपर फटकड़ी जो है, इट इज़ एन अमेजिंग एंटीबैक्टीरियल, वेरी ट्रू, और उसके साथ आपके बॉडी ओडर्स ख़त्म हो सकते हैं। आप मिसवाक इस्तेमाल कीजिए, टूथपेस्ट में जो खुशबू है उनके अंदर थैलेट्स हैं, वो कार्सिनोजन है, वो आपके हार्मोन डिसरप्टर है। प्लीज़, ये जो अबॉर्शंस हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी हो रही है, लड़कों के स्पर्म्स ख़त्म हो रहे हैं, टेस्टिकल ट्यूमर्स हो रहे हैं, अनडिसेंडेड टेस्टीज हैं, वो माँ जो बहुत ब्यूटी चीज़ें इस्तेमाल करती है, उसके पेट में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी बच्ची के अंडे इफेक्टेड होंगे, लो क्वालिटी होंगे। जो बेटा वो पेट में पाल रही है उसके स्पर्म्स नहीं बनेंगे, मतलब आने वाला बच्चा भी उससे उतना इफेक्ट हो रहा है अगर आप प्रेग्नेंट हो और आप ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल, आप कुछ साइट्स हैं जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो फ्रूट्स में से कलरिंग यूज़ करते हैं, बीज वैक्स यूज़ करते हैं, आप उन साइट्स पे जाइए। ऑब्वियसली वो महंगी हैं। एक और चीज़ जो कि मैं समझती हूँ कि उस पर भी हमें बात करनी चाहिए, उस पर ज़रूर एड्रेस कीजिएगा। आपके अब ख़वातीन और बहुत सारे काम करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल फेशियल, अब उसमें अगर केमिकल सीरम्स यूज़ हो रहे हैं, पील ऑफ किया जा रहा है, PRP किया जा रहा है, हाइड्रा किया जा रहा है, खैर ये बात बहुत दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी केमिकल बेस्ड हैं। आप क्या समझती हैं कि वैक्सिंग इज़ अ रेगुलर थिंग, तो उसमें भी जब आप यूज़ कर रहे हो तो एक होती है शुगर वैक्स जो कि आप घर में बना के इस्तेमाल करते हो, अब बाज़ार में एक से बढ़कर एक सॉल्यूशंस मौजूद हैं, क्या ये भी आप बेटे केमिकल्स, वी आर जो एजुकेटेड बच्चियां हैं, मैं उनको कहूँगी कि अपनी नॉलेज इस्तेमाल करें, अपनी एजुकेशन आप पढ़ें उसको। अगर आप अपने घर में उसको चीनी और लेमन और उसके साथ बनाते हैं तो वो तो डेंजरस नहीं है, बिल्कुल डेंजरस नहीं है। तो जितनी भी नेचुरल, जैसे कि अगर देखें कभी कभी किसी पार्टी में, फंक्शन में, शादियों में आप कर ले मेकअप इस्तेमाल, बॉडी उन टॉक्सिन्स को वो कर लेती है, थोड़ा बहुत कर लेती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक रिसर्च आई थी कि 3rd जनरेशन में उस दादी ने इस्तेमाल की थी और 3rd जनरेशन जब उन्होंने चेक की तो उसकी अंदर भी वो चीज़ें मौजूद थी। तो इसलिए ये रहती हैं बॉडी में। जैसे मैंने आपके स्टूडियो में भी देखा कि वो फिनाइल डाल के तो कपड़ा मार रहा था। प्लीज़ डोंट डू दैट। डेटॉल, फिनाइल, ये सारी चीज़ें डाल के कपड़ा मत मारिए, अच्छी तरह कपड़ा धो के वैसे ही उसको मारिए ताकि वो सफाई हो जाए। ये हार्मोन डिसरप्टर्स हैं, ये हर तरह की फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ये हर तरह के यूट्राइन। अच्छा, अब आपको मैं और एक आई ओपनर ये बताऊं कि ये जो थैलेट्स हैं और जो पैराबेन्स हैं और ये सारे जो हार्मोन डिसरप्टर्स हैं, ये एंडोमेट्रियोसिस कर रहे हैं। फाइब्रॉइड एक तंग कर देने वाला ट्यूमर है यूट्रस का, फाइब्रॉइड्स कर रहे हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कर रहे हैं, ये मिसकैरेजेस कर रहे हैं, यू नेम इट, सारी गायनी की जो डिजीज़ हैं वो ये केमिकल्स कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइक वेकअप कॉल ऑफ यू जो कि हमें देख रहे हैं। हमें आई थिंक एक रिवर्स गियर लगाना चाहिए, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जिनको डॉक्टर साहिबा ने मेंशन किया और जो कि यूज़ की जाती थी, वो तमाम चीज़ों को छोड़कर जब हम एडवांसमेंट की तरफ आए हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ आए हैं, नई नई चीज़ों की तरफ आए हैं, नित नए प्रोडक्ट्स की तरफ आए हैं, तो हम दरअसल तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप कर सकते हैं घर में तो इस चीज़ का इस्तेमाल करें जो कि आपकी सेहत
बचा सके। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आई वांट यू गाइस टू पिक अप योर फ़ोन। अभी अपना फ़ोन उठाएं, वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, और आपने करना ये है कि आपका CNIC यानी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है उसको आपने टाइप करना है अपने मैसेज में, और ये SMS आपने 8300 पर सेंड कर देना है। उसके बाद जो आपको डिटेल्स आएंगी वो है आपके इंतखाबात में वोट कास्ट करने की, कि आपका हल्का कौन सा है, पोलिंग स्टेशन कौन सा है। और ये छोटा सा काम आपने अपने लिए ज़रूर करना है। एटलीस्ट आपको वोट आपने कास्ट करना है या नहीं करना, इस पर तो हम आपको कन्विंस करते रहते हैं हरमीत, लेकिन ये बहस दूसरी है। कम से कम ये ज़रूर जाने कि आपका वोट जो काउंट हो रहा है वो किस हल्के में हो रहा है, आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, और वोट कास्ट करने वाले दिन यानी पोलिंग डे पर आपने कहाँ का रुख करना है, और कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको आपने उस वक्त वहाँ देखना है, हल्के में कौन क्या किस तरह से काम कर रहा है। ये एक आई ओपनर होगा आपके लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो। खैर, लेकिन आवाम को इस बात पर कन्विंस करने के लिए और ये अवेयरनेस देने के लिए हमारे साथ सरवर भाई साहब मौजूद हैं। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आप कैसी हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है आम आवाम के लिए ये जानना कि अपना हल्का पता हो, पोलिंग स्टेशन पता हो, और ये एक ईजीएस्ट वे है कि टाइप योर CNIC एंड सेंड टू 8300। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही ज़बरदस्त सहूलत फराहम की है, लेकिन बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि अगर उनके पास कोई ख़ास पैकेज नहीं है और उसमें बहुत सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो इस सहूलत का कोई फायदा नहीं है। या इस सहूलत से अमीर लोग फायदा उठा सकते हैं या पास खासी रकम है, लेकिन गरीबों की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो चूँकि ऐसा पैकेज इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो ऐसा SMS नहीं भेज सकते इस तरह के शॉर्ट कोड पे। तो इसलिए हमारा ख्याल है कि बहुत सारे गरीब जो लोग हैं वो और ख़वातीन जो है उनकी बड़ी अक्सरियत वो अपना वोट ही चेक कर सकती है कि उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है, कितनी दूर है, और वहाँ उनका जो वोट नंबर है, घराना नंबर है, उनको नहीं पता चलेगा। तो हो सकता है वो गलत जगह पे जाके खड़े हो जाएं और 2 घंटे इंतजार करने के बाद उनको मालूम हो कि उनका वोट तो यहाँ नहीं है, वो कहीं और है। तो इसलिए एक तरफ ये बहुत बड़ी सहूलत है, लेकिन दूसरी तरफ उसके साथ अटैच कर दिया है कुछ कंडीशंस है कि आपके पास इतने पैसे हों और लोग जो है खास पैकेज खरीदें। और इस तरह ये जो मल्टी मिलियन बिलियन जो कंपनीज हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, उनके बिजनेस को जो है इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के किया है, लेकिन इसका एक जो इफेक्ट है, एक इसका साइड इफेक्ट ये है कि गरीब जो है वो डिप्राइव हो गए हैं कि वो अपना 8300 पे जाके चेक कर सके। लेकिन इसको चेक करने का आसान तरीका है कि आप ट्राई करें 8300 पे और अपना शनाख्ती कार्ड बगैर किसी वक्त पे या डैश। सर आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ये बहुत बड़ी सहूलत है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई जो आप फरमा रहे हैं, और लेकिन हम अगर देखें हमारा बहुत ऐसा वोटर जो है, आपको पता है कि एक तो हम बरादरी में बटे हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत सारे लोगों को लाया जाता है और कहा जाता है ये फलां फलां है तो इसको ये आपने वोट देना है। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि ये वाला पैगाम आम नहीं हो चुका है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, बहुत सारी जगहों में हमारे यहाँ कनेक्शन नहीं है, इस दौर में भी इंटरनेट को तो छोड़िएगा मोबाइल के कनेक्शन भी नहीं है। तो सर किन किन चीजों का, अगर टेलीविजन कोई देख रहा है तो आपका काफी तजुर्बा है इस सारी चीज पर, बड़ी गहरी नजर भी आप रखते हैं, आपसे जानना चाहेंगे किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो एक आम आदमी उसको समझ आ जाए इस सारी चीज के हवाले से? देखिए, जहाँ तक तो अपने वोट का या अपने पोलिंग स्टेशन को मालूम करना, अपना जो हल्का है सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का जानने के लिए तो ये बेहतरीन जरिया है 8300। लेकिन मामला ये है कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये जरूर टेस्ट किया जाए। अगर आपके घर में या आपका अपना जो फोन है उसमें ये सहूलत मौजूद नहीं है, या आपके पास इतना बैलेंस नहीं है, या आपका जो पैकेज है वो कवर नहीं करता, तो घर में किसी और खानदान के फर्द के पास अगर है तो उसके जरिए चेक कर लें, या कोई दोस्त अहबाब है, हमसाए हैं, तो दरखास्त करें। खर्चा ज्यादा नहीं है, 2-3 रुपए है, लेकिन मामला ये आपके लिए बैलेंस कम से कम 100-200 रुपए का होना जरूरी है। तो दिक्कत वहां पर है कि आमतौर पर लोग जो है वो ऐसे पैकेज लेते हैं जिनमें उनको 10 रुपए डालते हैं तो अपना काम, उनको बेसिकली फोन सुनना होता है
करना नहीं होता। जी इसलिए ज्यादातर गरीब लोग जो है फोन सुनने के लिए रखते हैं, करने के लिए नहीं रखते। तो इसलिए आपने देखा होगा बाज़ औक़ात गरीब लोग जो है उनके पास 2-2 सिमें होती हैं और वो इसलिए रखते हैं कि आपकी जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सके। तो बुनियादी बात यही है कि अगर उनको नहीं पता चल रहा है तो फिर करीबी किसी इलेक्शन ऑफिस किसी जमात ने या कैंडिडेट ने खोला हुआ है उसके पास जाकर मालूम कर ले कि उनका वोट कहाँ पर है, उनका पोलिंग स्टेशन क्या है, उनका घराना नंबर क्या है। क्योंकि अगर आपको घराना नंबर पता है तो उससे आप इजी है आपके लिए। और दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी होगा कि इलेक्शन के सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी सहूलत है जिसके लिए आवाम को अब आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच इस अवेयरनेस के। ये भी एक बात कि अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है या आपके पास रसीद मौजूद है तो उसका नंबर है वो भी आप टाइप करके भेज सकते हैं। तो वोट तो आपका राइट है, लेकिन ये भी आपका राइट है कि आपको पता ना चाहिए कि आपका वोट कहाँ काउंट होगा। तो आज आपने अपने लिए और इस मुल्क के लिए और आने वाले इंतखाबात के लिए ये काम ज़रूर करना है। Type your CNIC and send to 8300 to get that information कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है और आपका हल्का कौन सा है। So we are done with the show for today। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक नए इशू के साथ, बल्कि कल नहीं मंडे को मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।